तो अब जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके अंदर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस दौरान जो उनके द्वारा एक्ट्स लाई गई थी उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो ब्रिटिश रूल जो था दो फेजेस में इनका रूल रहा था। सबसे पहला जो फेज़ था जब वो आए थे 1600 में एज अ ट्रेडर, उस दौरान उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेज़ था सबसे शुरू का, और फिर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉसेस देखने को मिले तो क्वीन एलिजाबेथ जो हमारी जो क्राउन था ब्रिटेन का, उन्होंने खुद अपने कंट्रोल में ये शासन ले लिया था। ठीक है, तो दो फेजेस में इनका शासन रहा है। सबसे पहले कंपनी का फेज़ और दूसरा फेज़ जो था वो क्राउन का फेज़। तो दोनों में अलग अलग एक्ट्स लाई गई थी गवर्नेंस को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दैट 1600 में अंग्रेज़ जो थे एज अ ट्रेडर्स के तौर पे हमारी कंट्री में आए थे। और ट्रेडर्स के बाद उन्होंने उनको एक राइट दिया गया था, उनकी एक कंपनी बनी थी दैट वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया का कंट्रोल दिया गया था और एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिए गए थे। और ये राइट जो था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा दिया गया था साल 1600 में। और उनकी कंपनी जो थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में बनी थी। अब उनको अराउंड 1765 तक आते आते बहुत ही इनका अच्छा ग्रोथ हुआ, और उसके बाद कंपनी को काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं। इवन दीवानी राइट से मिल जाता है। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि दैट राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस। ये दो राइट्स उनको मिल गए थे कि वो एक सिविल जस्टिस के लिए भी उसको राइट है देने का, और उसके बाद राइट्स ओवर दी रेवेन्यू भी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है हमारे एग्रीकल्चर से या अदर जो ट्रेड होता है, उसका भी उनको राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। और ये बात थी 1765 की। ठीक है, जो और ये जो मिला था ये तीन रीजन का मिला था, दैट इज़ कॉल्ड द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के उनको दीवानी राइट्स मिल गए, दैट इज़ राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस। उसके बाद ये देखा गया कि दैट अब वो एक ट्रेडिंग के अलावा एक टेरिटरी पावर भी हो चुकी थी। उसके पास अपनी खुद की टेरिटरी थी, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे। वहाँ पे उनका जो भी रेवेन्यू आता था वो उनके पास जाता था, और जो भी सिविल जस्टिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उस दौरान हम देखेंगे कि दैट ब्रिटिश क्राउन ने और क्या हुआ था कि दैट 1858 में, ठीक है, ये 1857 की आप रिवोल्ट जानते हैं, जिसको आप क्रांति बोलते हैं। और ये जो 1857 की क्रांति थी, इसके बाद हमारी कंट्री में हमारी कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो अब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली ले लिया। अब ब्रिटिश क्राउन ने अब कंपनी का रोल जो था वो धीरे धीरे रिड्यूस करता गया अब ब्रिटिश क्राउन, और खुद के उसने कंट्रोल ले लिया। और ये तब तक चला जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, अगस्त 15 1947 तक। तो तब तक जो था ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा था हमारी कंट्री में। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड आई कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, हमारे खुद के गवर्निंग लॉज होंगे जो हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे। और इसको सजेस्ट किया गया था हमारे एम एन रॉय ने। एम एन रॉय एक पायोनीर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, और 1934 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है जो हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये जो बनी 1946 में जाके बनी, और उसके बाद 1950 में जाके हमारा खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे, और उसमें काफ़ी सारे जो ऐसे प्रोविज़न थे जो कि ब्रिटिश के रूल के दौरान भी चले थे। तो हम कह सकते हैं कि दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा थोड़ा बहुत ब्रिटिश के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके ऊपर भी बेस्ड है। बाकी हमने काफ़ी सारी कंट्रीज से कुछ ना कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ लिया है। और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटी है, ये इसी तरह गवर्न करी जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो हमारा फेज़ रहा था वो कंपनी का रूल था। जब उनका आना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला था, और ये चला था 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है, अब इनके दौरान काफ़ी सारी एक्ट आई, जैसे कि हमारी नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट आई, फिर हमारी एक एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट आई थी, फिर हमारी पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है,
मेजर जो है ये यही है दैट रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 आई थी, 1858 आई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी एक्ट थी। चार्टर एक्ट भी आई थी इनके दौरान। ठीक है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1813 में आया, फिर 1833 में आया, और फिर 18 हर एक भी 30 साल के बाद आता था। ठीक है, तो सबसे पहले 1793 से शुरू हुआ था चार्टर एक्ट, एंड 1793 के बाद 1813, फिर 1833, और फिर 1854 में जाके एक एक्ट आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट थी ये क्या थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविज़न थे वो ये थे कि कि सबसे पहले इसमें कंपनी जो थी वो लॉस में जा रही थी, तो उसके बाद कंपनी की तरफ से डिमांड आई थी कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें एक लोन की ज़रूरत है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी सारी करप्शन है। उसको देखते हुए कंपनी ने एक एक्ट को पास किया, दैट वाज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में ये प्रोविज़न था, ये पहला स्टेप था एक तरह से हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल लेने का एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि इसको ये पहली एक्ट मानी जाती है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहा और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाहा। अब इसको हम इस तौर पे भी मानते हैं कि ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कंट्री के, वो पहली बार इस एक्ट के थ्रू ही रिकॉग्नाइज़ किया गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कंपनी के वो भी इसी एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हुए। और उसके बाद इस एक्ट ने फाउंडेशन किया एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारी कंट्री में। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी एक्ट के थ्रू बनी है। फीचर हम देखें तो ये तो सिग्निफिकेंस था हमारी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के रिकॉग्नाइज हुए, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहा। अब इस एक्ट के प्रोविज़न क्या थे कि सबसे पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, अभी तक जो थे बंगाल के अंदर गवर्नर रहते थे, अब उनको डेजिग्नेट किया गया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनको नई उपाधि दी जाती है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट किया जाता है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं जो उनको असिस्ट करने वाला होगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नया उपाधि दे दिया गया, दैट वाज कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जीबी से जीजीबी हो गए, और उसके बाद उनको एक काउंसिल भी दिया गया जिसमें 4 मेंबर्स थे जो कि उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है, अब पहला जो गवर्नर जनरल बना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वाज कॉल्ड दी वॉरेन हास्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक पहले गवर्नर जनरल स्थापित हुए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उन्हें बोला गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेजर प्रोविज़न था। सेकंड मेजर प्रोविज़न देखे कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसी थी उस दौरान, बॉम्बे, मद्रास एंड दी कैलकाटा या बंगाल जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कंट्रोल दे दिया गया था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, हमने देखा था कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, और अभी तक जो थी ये इंडिपेंडेंटली काम करते थे, पर अब जो भी इनके जो काम होंगे बॉम्बे और मद्रास के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अप्रूवल के बाद ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन किया गया। तीसरी चीज़ ये होती है कि 1774 में जाके एक कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में जाके। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का ये प्रोविज़न था कि सुप्रीम कोर्ट बनाना होगा, और इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस होंगे। ये था तीसरा प्रोविज़न। चौथा प्रोविज़न देखें तो क्या हुआ कि हमने बोला था कि कंपनी में काफ़ी करप्शन आ गई थी 1773 तक, और उसके बाद ही रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई। तो क्या प्रोविज़न था इस एक्ट का कि कंपनी के सर्वेंट्स को प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही किसी से ब्राइब्स लेंगे। ठीक है, तो इस तरह प्रोहिबिशन लगाई गई हमारे कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर। ठीक है, 5th पॉइंट ये आता है कि कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लेना चाहा था ओवर द कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, एक नई बॉडी बना दी, दैट वाज कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हम इसको शॉर्ट में COD बोलेंगे, जो कि गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेंगी फॉर द कंपनी। ठीक है, और जितना भी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कंपनी का वो रिपोर्ट करेगी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंटरमीडियरी बॉडी बना दी जो कि कंपनी के सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स के ऊपर देख रेख करेगी, और इस बॉडी का नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये मेजर, ये 4-5 प्रोविजन थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू लाए गए थे। इसके थ्रू एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेना चाहा कंपनी का, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहा, और फिर एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के डिफाइन करे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर हम देखेंगे कि दैट 1784 में जाके एक और एक्ट आती है, दैट इज़ कॉल्ड द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भी एक एक्ट आई थी रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ी ठीक करने के लिए, और दैट वाज कॉल्ड दी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसे नाम दिया गया था, और वो आई थी 1781 में। ठीक है, जिसने सर्टन रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविज़न को अमेंड किया था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट मानी जाती थी कि काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, जैसे जस्टिस को लेके, हमारे जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो काफ़ी सारे इसमें रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट लाए गए। जैसे 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आई, फिर आई हमारी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, इसके साथ क्या किया जाता है, दैट कंपनी का जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। ठीक है, कंपनी का जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ परमिशन दी जाती है दैट दे हैव टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। बट ये था कि दैट कंपनी का जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है, ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसने क्या किया कि दैट अभी तक क्या था कि दैट सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स सारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पर अब क्या है, एक नई बॉडी आ गई, दैट वाज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही, साथ ही BOC भी आ गई, तो COD भी है और BOC भी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा, ये कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स के ऊपर देख रेख करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारे कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। ठीक है, तो इसी को ही हम डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डबल गवर्नमेंट की जो नींव थी वो इसी हमारी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लाई गई थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डबल गवर्नमेंट। उसके बाद इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये भी अथॉरिटी दी गई कि जितने भी सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और या रेवेन्यूज है ब्रिटिश पोजीशंस के इंडिया, उसको सुपरवाइज किया जाएगा। तो उसको सुपरवाइज करने के लिए हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि वो सिविल, मिलिट्री, जो और या रेवेन्यू है गवर्नमेंट ब्रिटिश पोजीशंस का इंडिया के अंदर, उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट थी उसके थ्रू कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के डिस्टिंग्विश करे गए, अलग अलग कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है एक नई बॉडी क्रिएट करी गई जो कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, और इसी को ही हमने ड्यूअल गवर्नमेंट बोल दिया। उसके बाद हमने देखा कि दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही पावर दे दी गई कि वो सुपरविजन का भी काम करेगा फॉर द सिविल, मिलिट्री एंड द रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दैट इस एक्ट का होना, इस रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट का होना क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि सबसे पहले दैट कंपनी की टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस डिक्लेयर किया गया था इसी पिट्स इंडिया एक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले कंपनी के पोजीशंस को ब्रिटिश पोजीशंस डिक्लेयर किया गया। कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश पोजीशंस के नाम से जानी जाती थी। और सेकंड इसलिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल ले लिया था ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी का जो अब एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उसका जो कंट्रोल होगा वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, तो ये दो सिग्निफिकेंस है इट्स पिट्स इंडिया एक्ट के। उसके बाद 1784 की बात है, और 1793 में जाके हमारी एक चार्टर एक्ट आई थी। फिर 1813 में आई, और अब फिर 1833 में आई। हर एक 20 साल के बाद ये एक्ट आती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
चार्टर एक्ट इन 1793 और 1813 को हम बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आती है 1833 की चार्टर एक्ट। 1833 की चार्टर एक्ट को हम पहला स्टेप बोलते हैं, जिसके थ्रू सेंट्रलाइजेशन हमारी कंट्री में किया जाता है। तो फीचर्स आप इस एक्ट के देखेंगे तो इसमें क्या किया कि दैट जो हमारे गवर्नर जनरल है ऑफ बंगाल के, ठीक है, अभी हमने देखा था कि दैट पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नई उपाधि दे दी गई थी। गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था पिट्स हमारी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और अब हमने देखा कि दैट 1833 के चार्टर के थ्रू हमने क्या कर दिया कि दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नया नाम दे दिया, दैट वाज कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया का सेंट्रलाइजेशन तो हो चुका था, तो अब नया उपाधि भी आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी सिविल मिलिट्री पावर्स थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई पूरे इंडिया की। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इस्टेब्लिश हुई ओवर द एंटायर टेरिटरी, जो कि ब्रिटिश के अंदर आती थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल वो बने थे। इससे पहले हमने देखा था कि दैट गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और वो पहले जो बने थे वो हमारे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स बने 1793 की रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। अब उसके बाद हमारा 1833 का चार्टर आता है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है वो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। उसके बाद सेकेंड प्रोविज़न इस 1833 की चार्टर एक्ट का वो ये था कि दैट बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है उनको उनके जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी पावर से उनको डिप्राइव कर दिया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि दैट रेगुलेटिंग एक्ट में सब उनको सबऑर्डिनेट किया गया था, अब उनके लेजिस्लेटिव फंक्शन भी उनसे ले लिए जाते हैं, और ये जो पूरा जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है पूरी कंट्री का वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में अब होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न था इसकी इस एक्ट में कि जो भी लॉ अभी तक आ चुके हैं उनको रेगुलेशन बोला जाएगा, और जो भी लॉ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में अब आने वाले हैं उनको हम एक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की भी डिक्लेरेशन होती है। तो ये दो मेजर प्रोविज़न थे इस 1833 के चार्टर के। अब तीसरा मेजर प्रोविज़न ये था कि दैट कंपनी को हमने देखा था कि दैट धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी वो कंपनी के रोल को रिड्यूस करती रहेगी, मिनिमाइज़ करती रहेगी। तो तीसरा मेजर 1833 के चार्टर में ये हुआ कि दैट कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था वो अब एंड होने को था। देवर अब वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी, ठीक है। तो कमर्शियल फंक्शन वही या ट्रेड करना, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और 1833 तक आते आते वो पूरा एंड कर दिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। उसके साथ साथ जो भी कंपनीज की टेरिटरी थी वो अब हेल्ड करी जाएगी इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, हिज हायर्स एंड द सक्सेसर्स, ठीक है। तो ये 1833 का चार्टर था जिसने कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को एंड कर दिया, और उसके बाद उसने कंपनी को एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। फिर ये चौथा प्रोविज़न ये था कि दैट अभी तक क्या होता था दैट इंडियंस को डिबार किया जाता था फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज या कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज काफ़ी एक प्रेस्टिजियस पोजीशंस होती थी गवर्नमेंट के अंदर, और उसको इंडियंस को अथॉरिटी नहीं थी। साथ ही साथ इसका जो सिलेक्शन होता था वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंटरनली करती थी, ठीक है, और काफ़ी करप्शन भी होती थी। तो 1833 का चार्टर में एक प्रोविज़न लाया गया कि ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विसेज का, ठीक है, और इंडियंस को भी डिबार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पर इस प्रोविज़न को हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर अपना रिजेक्शन दे दिया। तो ये मेजर 4 प्रोविज़न थे हमारे रेगुलेटिंग हमारा जो चार्टर एक्ट था 1833 का। नंबर 1 हमने देखा जीजीआई का ऑफिस आना, पहला जीजीआई लॉर्ड विलियम बेंटिक बनना। उसके बाद हमारे जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास का लेजिस्लेटिव फंक्शन उनसे ले लेना, और रेगुलेशन और एक्ट का हमने देखा था क्या प्रोविज़न आया। उसके बाद जो कमर्शियल फंक्शन कंपनी का ख़त्म कर दिया गया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको बना दिया गया, और उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन बट इसको रिजेक्शन कर दिया गया, ठीक है। तो ये मेजर 4 प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के।
उसके अगले 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आती है, और ये चार्टर एक्ट आती है 1853 में। ठीक है, 1853 में ये फिर से चार्टर एक्ट आती है, और इस चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारा 1853 का जो चार्टर एक्ट था, एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क था, क्योंकि अब जो था कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का फॉर्मलाइजेशन की डिमांड आने लगी थी, क्योंकि हमने देखा था कि ये वही समय है 1800 से लेके 1888 तक का, जब काफ़ी सारी पॉलिटिकल इंडिया के अंदर हमारे फ्रीडम फाइटर्स उठते हैं और वो खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगते हैं। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे अब लॉ मेकिंग के लिए तैयार हो रही थी। ठीक है, तो ये एक 1853 का जो चार्टर था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क बोला गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात उठी थी। सबसे पहला जो इस एक्ट का प्रोविज़न ये था कि कि जो भी हमारी जो गवर्नर जनरल का काउंसिल हमने देखा था कि हुआ करता था, और गवर्नर जनरल के काउंसिल में हमने देखा था कि अभी तक 4 मेंबर हुआ करते थे। अब क्या है कि फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, गवर्नर जनरल को, अब हमने देखा था कि जो 1833 का चार्टर था उसके थ्रू बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था वो भी जीजीआई के अब हाथ में था। तो उसको लेके काफ़ी सारा एक तरह से मैनेजमेंट के लिए अच्छे गवर्नेंस के लिए जो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था वो अब दोनों सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग काम करेगा और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होगी वो अलग काम करेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक 6 मेंबर का एक लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को बना दिया टू द काउंसिल। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के लिए हमने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एक अलग ही बॉडी बना दी। ठीक है, और इसको हमने बोला गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मिनी पार्लियामेंट की तरह ये काम करने वाला था, और ये वही सेम प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड होगा जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट था। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाने के लिए इन्होंने एक मिनी पार्लियामेंट की स्थापना करी, जिसको इन्होंने इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला। उसके बाद ये जो लेजिस्लेशन थी पहली बार जो था वो एक स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट की करने वाली थी, जिसमें एक स्पेशल मशीनरी होगी, एक स्पेशल प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो है, हमारा क्या है, दैट इज़ अबाउट द जो हमारा जो 1853 का जो चार्टर रहा है। ठीक है, 1853 का जो चार्टर रहा है, इसमें एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क बोला। क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर एक मिनी पार्लियामेंट की स्थापना करी गई है, जिसका नाम हमारा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। साथ ही साथ जो 1833 के चार्टर में एक सिविल सर्विसेज को लेके डिमांड उठी थी कि दैट उनका एक ओपन कंपटीशन हो, साथ ही साथ इंडियंस को भी अलाउ किया जाए। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया इस एक्ट के बाद, 1853 के चार्टर के बाद। और एक कमेटी भी बिठाई गई, मैकॉले कमेटी, जिसको कमेटी ऑन इंडियन सर्विसेज सिविल सर्विसेज के लिए बिठाया गया 1854 में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया जाता है, और उसको दिए अथॉरिटी दी जाती है दैट जो भी वो काम करेगी अंडर द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन की के अंदर ही, कंट्रोल के अंदर ही काम करेगी। तो हमने देखा था दैट अभी तक जो था 1833 का जो चार्टर था उसके थ्रू कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अब क्या हुआ 1853 में कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही काम करेगी। ठीक है, एंड ये इससे क्लियर था दैट कंपनी का जो रूल होगा वो किसी भी टाइम पार्लियामेंट जो होता है वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, चौथा मेजर प्रोविज़न ये आया कि दैट पहली बार जो था लोकल रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दी गई। हमने देखा था कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आने लगी थी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बनाई गई थी। अब उसके बाद इसी एक्ट में ही 1854 में ही के एक्ट में ही जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है, इसमें भी हम लोकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे। 6 जो नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे हमारे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसमें से 4 जो थे वो हमारे लोकल प्रोविंसेस से आए थे। लोकल प्रोविंसेस कौन से हैं? मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, आगरा है। तो ये मेजर हमारे 4 मेजर प्रोविज़न थे इस एक्ट के, दैट वाज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बोलते हैं।
अब इसमें हमने देखा कि सबसे पहले इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नींव रखी गई। दूसरा, ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज, इंडियंस को भी अलाउ किया गया। एक मैकॉले कमिटी ऑन द सिविल सर्विसेज 1854। अब उसके बाद एक्सटेंडेड द कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया और इट वाज अलाउड टू रिटेन द ब्रिटिश पोजीशंस ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और उसके बाद जो एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की दैट लोकल रिप्रेजेंटेशन लाई गई। सिक्स जो मेंबर्स थे उनमें से 4 जो थे वो अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसेस, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, हिंदी, आगरा। तो अभी तक जो हमने एक्ट्स देखी वो थी हमारी कंपनी रूल की। और कंपनी रूल की जो हमने एक्ट सबसे पहले देखी थी दैट वाज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर हमारी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हमारी चार्टर एक्ट 1833 और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हम लेटर ऑन कवर करेंगे। अब सबसे नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट फेज जो था वो हमारे क्राउन रूल का था। क्राउन रूल चला 1857 की क्रांति के बाद और ये टर्म था 1858 से लेके हमारा 1747 तक। हुआ क्या था कि दैट जब ये सिपाही म्यूटिनी हुई, दैट वाज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद अंग्रेज़ों को काफ़ी एक धक्का लगा और वो इंडिया में अपनी पोजीशन को खो देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली और क्राउन ने डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। और ये उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया दैट कंपनी को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया और सारी जो पावर्स थी, जितनी भी टेरिटरीज थी, रेवेन्यू था, वो ब्रिटिश क्राउन के अब हाथ में आ गया था। तो यहीं से ही हमारा स्टार्ट हुआ, दैट वाज कॉल्ड द क्राउन रूल। और पहली जो इनकी एक्ट आई थी दैट वाज इन 1858, दैट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ही बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू जो अंग्रेज़ थे वो अपना एक अच्छा एक प्रशासन क्रिएट करना चाहते थे भारत के अंदर। ठीक है, ओवरऑल ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि दैट गुड गवर्नेंस होगा, बट वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की लेने के लिए तैयार थे। अब फीचर्स ऑफ इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको नई उपाधि दे दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हमने देखा था कि दैट जीजीआई का ऑफिस 1853 की चार्टर में आया था और उसके बाद 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ उसमें उसको नई उपाधि दे दी गई, दैट वाज कॉल्ड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो था वो लॉर्ड कैनिंग बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद सेकंड जो मेजर इस एक्ट का प्रोविजन था कि दैट डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया। डबल गवर्नमेंट हमने देखा था दैट पिट्स इंडिया एक्ट में हमने ये प्रोविज़न था कि दैट एक हमारा बीओसी होगा जो कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, दूसरा हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो कि कमर्शियल फंक्शन देखने वाला था, और इसी को ही हमने डबल गवर्नमेंट बोला था। तो 1858 की जो एक्ट थी उसके बाद डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक नया ऑफिस आता है दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी का जो सिस्टम था वो यहीं से ही आया था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का नया ऑफिस आता है, उसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाती है, कंट्रोल दे दिया जाता है ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया था ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर था, तो ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये क्या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, मतलब कोई ब्रिटेन में कोई मिनिस्टर था और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम को। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट ये आता है कि दैट इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एक 15 मेंबर का काउंसिल दिया जाता है जो कि इसको असिस्ट करेगा और एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काउंसिल काम करेगा। इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होंगे वो खुद से इस काउंसिल के, इस 15 मेंबर काउंसिल के चेयरमैन भी होंगे। ठीक है, पांचवा मेजर ये प्रोविज़न आता है कि दैट कि जो एक सेक्रेटरी जो ऑफ द स्टेट का जो बनाया गया है उसको उसको इंग्लैंड के अंदर सीयू किया जा सकता है। ठीक है, और ये मेजर एक तरह से जो उसका जो कंट्रोल था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का वो इंग्लैंड के हाथ में ही था। ठीक है, मतलब वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, उसी के ही डायरेक्शंस के ऊपर वो काम करेगा। एक्ट ऑफ 1858 जो आई थी ये एक इससे क्या हुआ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इम्प्रूव करना चाहिए।
ठीक है। और बट इंग्लैंड से ये अब कंट्रोल होने वाला था, ठीक है। पर इससे ज़्यादा कोई हमारे गवर्नेंस को लेके कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की थी, जो कि 1857 की क्रांति के बाद आई। एक वाइस रॉय का ऑफिस बना, एक हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ऑफिस आना, उसको 15 मेंबर का काउंसिल दिया जाना, और उसका जो कंट्रोल होना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में होना, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाली थी हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईसीए। सबसे पहला जो आता है 1861 में, फिर 1892 में, और फिर 1909 में। तो हर एक 30 साल के बाद ये हमारी आईसीए आती थी, इंडियन काउंसिल एक्ट आप इसे बोलते हैं। आपने देखा था कि दैट 1854 की जो चार्टर थी वो क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क था, उसके साथ एक लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। अब क्या था, अब ये जो काउंसिल बना था, इंडियन सेंट्रल काउंसिल 1854 की एक्ट के थ्रू, अब इसके सर्टन इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, इसका सर्टन स्ट्रक्चराइजेशन स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट होता है इंडियन काउंसिल एक्ट से। सबसे पहले ये आती है 1861 में। 1861 का जो आईसीए था, वो इंडियन काउंसिल एक्ट, वो उससे क्या हुआ कि दैट इंडियंस को भी एसोसिएट करना शुरू किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब हमने देखा था कि दैट इंडियन लिस्ट काउंसिल में हमारे 6 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हमारे लोकल प्रोविंसेस से आते हैं। अब उसके साथ 1861 में क्या हुआ कि दैट इस लिस्ट काउंसिल्स के अंदर हमारे इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर लाया गया। 1862 की बात है, लॉर्ड कैनिंग का शासन चलता था, और उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये 3 इंडियन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये तीनों जो थे वो काफ़ी चहेते थे हमारे अंग्रेज़ों के, तो इन्हीं को ही इंडियन लिस्ट काउंसिल के अंदर जगह दे दी गई 1861 के चार्टर के थ्रू, आईसीए के थ्रू। और ये उस दौरान पीरियड जो था वो लॉर्ड कैनिंग का था। सेकंड, ये तो पहला मेजर प्रोविज़न था। सेकंड मेजर प्रोविज़न देखें तो इसके साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन भी शुरू हो चुका था। हमने देखा था कि दैट ये जो 1854 का जो चार्टर था, उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी 1833 में इवन चार्टर में जो लेजिस्लेटिव पावर थी हमारे बॉम्बे और मद्रास की, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। अब उसको रिस्टोर कर दिया गया, मतलब जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो वहाँ के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर खुद से देखेंगे, तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन भी इस आईसीए 1861 में लाया गया, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिसी थी उसके लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की, उससे क्या हुआ कि दैट एक कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी जाती है हमारे प्रोविंसेस को। तो 1937 तक हमें हमारे जो प्रोविंसेस थे उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई थी, और ये शुरुआत हुई थी 1861 के आईसीए के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दैट एक थर्ड मेजर प्रोविज़न ये होता है कि दैट एक लोकल जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर भी नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं, जैसे कि आज की डेट में हमारी विधान सभाएँ होती है, विधान परिषद होते हैं अब हर एक स्टेट में। उसी तरह ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ये 1861 के चार्टर आईसीए के अंदर ही हुआ। सबसे पहला जो आता है वो आपके 1862 में आता है, बंगाल में आपका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका खुद का। फिर एनडब्ल्यूएफपी में 1866 में, और फिर पंजाब में 1897 में। चौथा मेजर ये होता है कि दैट वाइस रॉय को एम्पावर किया जाता है कि वो खुद से रूल बना सकता है, ऑर्डर बना सकता है, ताकि जो काउंसिल का जो ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस जो है वो ढंग से हो सके। जैसे कि आज की डेट में हमारी ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, उस दौरान ये जो शुरुआत होती है वाइस रॉय के साथ होती है। तो जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो लॉर्ड कैनिंग ने ही स्टार्ट किया 1862 के दौरान, वो था, और 1849 में 59 में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी। तो अंडर दिस ये जो आपके वाइस रॉय काउंसिल में वो खुद से अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे सकते थे, जैसे कि एक हमारा कपड़ा मंत्री होता है, हमारा कृषि मंत्री होता है। तो इस तरह के विभागों का जो था ये जो अपॉइंटमेंट थी वहाँ के मंत्रियों का, वो पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है, और इसकी शुरुआत 1861 के आईसीए के थ्रू ही हुई है। पांचवा मेजर ये होता है कि दैट वाइसरॉय को एम्पावर किया जाता है कि वो हमारा ऑर्डिनेंसेस जो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो ऑर्डिनेंसेस की जो शुरुआत थी वो इसी 1861 के आईसीए के थ्रू हुई है, ठीक है। तो वाइसरॉय कैन इशू द ऑर्डिनेंस, आज की डेट में प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं, ठीक है। अब उस दौरान ये वाइसरॉय को पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी जरूरत नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है।
और ये जो वैलिडिटी होती थी इसकी 6 महीने तक होती थी। ठीक है, तो ये हमारा आईसीए था। आईसीए हमने देखा 1861 का। मेजर प्रोविज़न क्या देखी कि दैट इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाया गया। 3 इंडियन आए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा एंड पटियाला एंड सर दिनकर राव। उसके बाद हमने ये देखा कि दैट जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मद्रास बॉम्बे की लिटिल पावर उनको रिस्टोर कर दी गई और 1837 तक सारे प्रोविंसेस जो थे वो ऑटोनोमस थे। उसके बाद तीसरा मेजर ये आता है कि दैट नए लिस्ट काउंसिल जाते हैं बंगाल NWFP में, पंजाब में। ठीक है, और उसके बाद वाइस रॉय को खुद से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी मिली, वो पोर्टफोलियो सिस्टम रख सकता है। पांचवा ये होता है कि वाइस रॉय ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है और उस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स तक होती है। ठीक है, तो ये मेजर 1861 आईसीए था। उसके बाद जो आईसीए आया 30 साल के बाद 1892 में जाके आया। अब इसमें मेजर हम प्रोविज़न देखेंगे। तो 1892 का जो आईसीए था इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसमें क्या हुआ कि दैट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट काउंसिल्स के अंदर बढ़ा दी जाती है, पर ऑफिशियल्स अभी भी मेजॉरिटी में ही थे। अब नॉन ऑफिशियल कौन है? इंडियन है। और ऑफिशियल कौन है? वो हमारे अंग्रेज़ है। तो लिस्टेड काउंसिल्स के अंदर अब नॉन ऑफिशियल्स की भी जगह दी गई, हमारे इंडियंस को भी जगह दी गई। अब उसी तरह ऑफिशियल्स अभी भी मेजॉरिटी में ही थे, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे बात करें चाहे आप प्रोविंशियल लेवल पे बात करें। दूसरा मेजर ये होता है कि दैट जो लिस्टेड काउंसिल्स का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है और उनको मोर पावर दे दी जाती है कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट होता है हमारे लिस्टेड काउंसिल्स का। दे कैन डिस्कस द बजट, दे कैन एड्रेस द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये था दूसरा मेजर प्रोविज़न। तीसरी चीज़ हम देखेंगे दैट एक नॉमिनेशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किया जाता है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अब नॉमिनेट होके आने लगे थे। जैसे कि हम सेंट्रल लिस्ट काउंसिल की बात करें तो वहाँ पे नॉमिनेशन जो होता था वो बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से होता था। ठीक है, और हमारे प्रोविंशियल्स के जो हमारे लिस्ट काउंसिल्स थे। दूसरा, हमारे जो प्रोविंशियल के जो लिस्ट काउंसिल थे वहाँ पे भी नॉमिनेशन होता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, और ये हमारे गवर्नर्स के द्वारा किया जाता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एक्ट थी हमारी 19 ये जो एक्ट थी, ठीक है, दैट इज़ 1892 का जो आईसीए था उसके अंदर हमने 3 मेजर प्रोविजंस देखे। ठीक है, कि सबसे पहले सेंटर और प्रोविंशियल लिस्ट काउंसिल्स में जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लाए गए हैं, पर अभी भी ऑफिशियल जो है वो मेजॉरिटी में है। उसके बाद जो फंक्शंस हैं हमारे लिस्ट काउंसिल्स के वो भी बढ़ा दिए गए हैं, उनको एम्पावर किया गया है दैट दे कैन डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तीसरी चीज़ ये होती है कि दैट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन करना सेंट्रल लिस्ट काउंसिल्स में बाय द वाइस रॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लिस्ट काउंसिल इन द बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। और उसी तरह प्रोविंसेस में जो लिस्ट काउंसिल्स है वहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का रिकमेंडेशन करना ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन, और गवर्नर को रिकमेंड करेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड द ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड द चेंबर्स। उसके बाद ये जो एक्ट थी इसमें क्या एक इनडायरेक्ट प्रोविजन लाया गया फॉर द यूज़ ऑफ द इलेक्शन इन फिलिंग अप द नॉन ऑफिशियल सीट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दैट चाहे आप प्रोविंसेस पे बात करें चाहे आप सेंट्रल लेवल पे बात करें, वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो सीट्स फिल करी जाएगी वो बेस्ड होगी एक इलेक्शन के बेसिस पे। तो वर्ड इलेक्शन को इस एक्ट में नहीं यूज़ किया गया, बट एक जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो रिप्रेजेंटेशन दी जानी थी वो एक इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू ही दी जानी थी। ठीक है, तो प्रोसेस जो था उसको डिस्क्राइब किया गया, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस 1892 के आईसीए के थ्रू। उसके बाद हमारा जो प्रोविज़न आता है 1909 का, जो अब हम 20th सेंचुरी में थे, अब 1909 में हम देखेंगे हमारा आईसीए जो कि फाइनल बताया जाता है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो था उस दौरान सेक्रेटरी था और लॉर्ड मिंटो जो था उस दौरान वाइस रॉय था। ठीक है, तभी लिए अब इनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी का जो ऑफिस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू बना था और उसी के साथ ही वाइस रॉय को नई उपाधि दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को।
अब ये जो हमारा आईसीए था 1909 का, उसमें क्या मेजर प्रोविज़न थी? सबसे पहले ये था कि दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो हमारी संख्या थी, साइज़ थी, वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मेंबर्स को बढ़ा दिया जाता है, 16 से 60 मेंबर्स कर दिए जाते हैं हमारे केंद्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उसी तरह प्रोविंसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग मेंबर्स थे, पर उनकी संख्या काफ़ी पहले से अधिक थी। उसके बाद अभी भी हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव स्तर पे हमारे जो ऑफिशियल्स थे वो मेजॉरिटी में थे। उसी तरह प्रोविंसेस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल भी मेजॉरिटी में आने लगे थे। ये बात थी 1909 का जो हमारा आईसीए था। ठीक है, कि ऑफिशियल्स मेजॉरिटी में थे अभी भी हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव स्तर पे, और उसके बाद प्रोविंसेस के अंदर हमारे नॉन ऑफिशियल जो है वो मेजॉरिटी में है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा उनको एक पावर दे दी गई थी कि वो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, वो एक रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते हैं ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो इस तरह फिर से और एम्पावरमेंट कर दिया हमारे 1909 का 1909 के अंदर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। अभी तक क्या था, वो एक एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, पर अब क्या है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को ला सकते हैं, वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं ऑन द बजट। फोर्थ मेजर प्रोविज़न थी कि दैट एक पहली बार जो है एक एसोसिएशन बनाई गई इंडियंस की। अब ये जो एसोसिएशंस थी ये इंडियंस की है विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एंड द गवर्नर्स। ठीक है, तो ये पहली बार एक एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को भी एसोसिएट किया गया हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अभी तक तो इंडियंस जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्हें जगह दे दी गई थी, नॉन ऑफिशियल के नाम से बोला जाता था, पर अब पहली बार जो है 1909 का जो आईसीए था उसके अंदर हमने इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जगह दे दी। और पहला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना था वो हमारा एज अ लॉ मेंबर के तौर पे ज्वाइन हुआ था, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला लॉ मेंबर बना था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद फिफ्थ मेजर प्रोविज़न ये आता है कि दैट एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है हमारे मुस्लिम्स को। ठीक है, तो तभी लिए ये जो एक्ट थी काफ़ी एक एक बताई जाती है दैट कम्युनलिज्म की जो शुरुआत थी भारत के अंदर इसी एक्ट के बाद हुई थी 1909 की। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, जिसका ये मतलब है दैट मुस्लिम मेंबर ही मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट करिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न भी 1909 में शुरुआत हुआ, एक मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना के। छठा प्रोविज़न ये हुआ कि दैट एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया हमारे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड दी ज़मींदार्स को। एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाती है प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, ठीक है, एंड हमारे यूनिवर्सिटीज़ एंड दी ज़मींदार्स को। तो ये मेजर 6 प्रोविजंस थे इस 1909 के हमारे आईसीए के अंदर। सबसे पहले हमने देखा कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था वो लॉर्ड मॉर्ले था और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय था। पहला प्रोविज़न ये कि दैट सेंट्रल लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव स्तर पे मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। अभी भी केंद्र स्तर पे हमारे ऑफिशियल मेजॉरिटी में है और राज्य स्तर पे हमारे जो नॉन ऑफिशियल जो है वो मेजॉरिटी में है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है एट द बोथ लेवल्स उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब उनको पावर किया जाता है, एम्पावर किया जाता है दैट दे कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, दे कैन मूव द रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। चौथा ये होता है कि दैट एक इंडियंस को भी एसोसिएट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये पहली बार था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर बनते हैं वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पांचवा प्रोविज़न ये कि दैट कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया फॉर द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स जो मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट करके आएंगे। उसके बाद एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड द ज़मींदार्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेजर 6 प्रोविज़न थे इस आईसीए एक्ट ऑफ 1909 में। अब जो था अगले 10 साल के बाद एक एक्ट आई काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई गई, दैट वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, ये वही बेस था कि जब हमारी कंट्री के अंदर जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था और एक रोलेट एक्ट का मुद्दा चल रहा था, और एक कैरेट एंड स्टिक की अप्रोच अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई थी। ये जो थी कैरेट की तरह काम करने वाली थी, दैट वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब इसमें क्या था, अंग्रेज़ों के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जाना था। ठीक है,
अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर हम देखेंगे कि 1921 से इसको एनफोर्स किया जाता है। इसको हम मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि मॉन्टेगू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था और लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड जो थे वो हमारे वाइसरॉय थे। तभी लिए इसको मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी से बोलते हैं। की प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि दैट एक सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, जो हमारा जो प्रोविंसेस है उसके ऊपर एक सेंट्रल कंट्रोल किया गया, वो ख़त्म कर दिया गया। हमने क्या किया, एक जो हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग कर दिए, कि ये हमारे जैसे लिस्ट सिस्टम है 7 शेड्यूल की आज की डेट में, उसी तरह की जो शुरुआत थी वो यहीं से ही हुई थी 1919 में। 1919 में ये सब्जेक्ट की सिस्टम लाया गया। इसमें क्या था कि दैट कुछ सब्जेक्ट हमारे जिसके ऊपर लॉ हमारा सेंटर बना सकता है, कुछ के ऊपर प्रोविंसेस बना सकते हैं। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की शुरुआत हुई, ठीक है। और ठीक है, सेकेंड मेजर ये हुआ कि दैट प्रोविंसेस सब्जेक्ट जो थे वो फर्दर सब डिवाइडेड थे। जो हमारे प्रोविंशियल्स के जो खाते में जो सब्जेक्ट्स आते थे वो फर्दर डिवाइडेड थे, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो होने वाले थे जो कि गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होंगे विद द एड ऑफ द मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, ठीक है। कि जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा प्रोविंसेस लेवल पे वो 2 कैटेगरीज में होगा, एक होगा ट्रांसफर्ड, दूसरा होगा हमारा रिजर्व। ट्रांसफर्ड के लिए हमारे गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करेंगे और गवर्नर को हेल्प करेंगे हमारे मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दे आर कॉल्ड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। दूसरा जो कैटेगरी है प्रोविंशियल स्तर पे, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व सब्जेक्ट। ये भी गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, पर उनको उसमें असिस्ट करेंगे हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये मेजर 2 सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड थे और रिजर्व थे। इसी सिस्टम को हमने क्या बोला, एक नया टर्म दिया गया डायरकी। तो हम बोल सकते हैं दैट प्रोविंस स्तर पे डायरकी लाई गई, जिसका मतलब एक तरह से डबल रूल है। डायरकी में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है और हमारा रिजर्व सब्जेक्ट है। ट्रांसफर्ड गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते हैं, पर उनको हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट वो है जो कि गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते हैं, उनको असिस्ट करता है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तीसरा मेजर प्रोविजन ये आता है कि दैट पहली बार जो था एक बाइकैमरिज्म लाया गया था। एक बाइकैमरिज्म के अंदर क्या हुआ कि दैट एक अपर हाउस की शुरुआत करी गई, जैसे कि आज की डेट में राज्यसभा है, लोकसभा है, तो ये 2 हाउसेज आज आ गए थे। एक हाउस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दूसरा था हमारा अपर हाउस, दैट इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ द स्टेट। मेजॉरिटी मेंबर्स जो थे वो अब डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होके आते थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, उसमें से 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो थे वो अब इंडियन होने वाले थे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर देन द कमांडर इन चीफ। तो ये मेजर 4th प्रोविज़न है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन हैं। फिर जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो अब एक्सटेंड कर दिया गया, किन किन को, सिखों को, हमारे ईसाइयों को, हमारे एंग्लो इंडियन्स को और हमारे यूरोपीय को, ठीक है। इन 4 कम्युनिटीज़ में हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया। अभी तक 1909 में हमने देखा था कि मुसलमानों के पास ही था, अब सिखों के पास भी है, ईसाइयों के पास भी है, और हमारे एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के पास भी है। छठा मेजर ये आता है कि दैट एक काफ़ी एक एजुकेशन, प्रॉपर्टी और टैक्स के बेसिस पे काफ़ी लोगों को जो था एक राइट टू वोट की अथॉरिटी दी गई। तो उस दौरान हमने देखा था कि काफ़ी सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। तो इलेक्शन में जैसे आज की डेट में 18 साल से अबव के पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता था। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी टैक्स देता है, जो भी एजुकेटेड है, उसी को ही राइट था हमारा वोट डालने का। तो ये प्रोविज़न जो था ये आया था हमारे 1919 में। उसके बाद एक नया ऑफिस आता है, नया ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन आता है, उसको सम पावर दी जाती है, ठीक है। और उसको वो फंक्शन करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का हमने देखा था कि 1858 में ये ऑफिस आया था। अब उस ऑफिस के कुछ फंक्शंस हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दिए जाते हैं, जो कि लंदन में बेस्ड होने वाले थे।
और ये जो था हमारा लंदन में बेस था और ये हमारा 1919 के आईसीए के थ्रू आया है। आठवां, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव रखना, और ये पहला जो था एक सीपीएससी की स्थापना होती है 1926 में जाके फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। नौवा, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव स्तर है वो खुद से अपने हमारे जो बजट होते हैं खुद के अपने बजट को बनाते हैं। 10वां मेजर ये आता है कि दैट एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाई जाती हैं जो कि इसको 10 साल के बाद एक रिव्यू करेगी। तो ये मेजर आपने देखा कि दैट 1919 का जो आईसीए था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसके प्रोविजंस आपने देखे कि सबसे पहले हमने देखा कि ये जो 1919 का जो आईसीए था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। एक कैरेट की अप्रोच थी ये। ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंस स्तर पर लाए गए, लिस्ट सिस्टम को लाया गया। ठीक है, ट्रांसफ़र रिजर्व सब्जेक्ट को हमने डायर की नाम दिया। उसके बाद एक अपर हाउस की नींव रखी गई, तो बाईकैमरिज्म स्टार्ट किया गया। ठीक है, बाईकैमरिज्म लाया गया। उसके बाद हमारा एक वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 6 में से 3 इंडियन हैं एक्सेप्ट दी कमांडर इन चीफ। कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जाता है सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए। ठीक है, मतलब इनके जो मेंबर्स होंगे वो इन्हीं की ही जनसंख्या के द्वारा इलेक्ट होके आएंगे। उसके बाद राइट टू वोट दिया गया प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन के बेसिस पे, और उसके बाद हाई कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया लंदन के अंदर जो कि कुछ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के फंक्शंस को करेगा। उसके बाद एक पीएससी की स्थापना करेगी पब्लिक सर्विस कमीशन की। 1926 में जाके सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आती हैं जो फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। फिर एक सेपरेट बजट फॉर द प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, और उसके बाद हमारा एक अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन जिसको हम साइमन कमीशन बोलते हैं, जो कि 1927 में जाके बनी थी। पर इसको 10 साल के बाद बनना था, पर वो काफ़ी जल्दी बन गई थी क्योंकि यूके के अंदर चुनाव होने वाले थे। ठीक है, तो ये मेजर आपके प्रोविजन थे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। तो अब जो हमारी एक्ट आती है वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। अब उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो के अंदर हम देखेंगे कि ये एक सेकंड माइलस्टोन कंसीडर किया गया टुवार्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अभी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 काफ़ी सारे प्रोविजंस थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो एक्ट है इसके अंदर हमारे वो भी प्रोविज़न है जो कि हमारे प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब मेजर प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करे हैं। ये सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, अराउंड 3 to 1 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे इस एक्ट के अंदर। ये वही एक्ट है जो जिससे पहले सर्टेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चली थी और आरटीसी जिन्हें बोला जाता था। अब इनके ऊपर इसके अंदर वो डिस्कशंस होनी थी सारी, एक जॉइंट पार्टीज़ को बुलाया जाता था ब्रिटेन के अंदर, और आपस में एक जो भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको एक तरह से एक एक्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया। तो मेजर प्रोविज़न हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि दैट ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित किया गया। ठीक है, अब इस ऑल इंडिया फेडरेशन में हमारे प्रोविंसेस भी है, हमारी प्रिंसली स्टेट भी है। ठीक है, ओवरऑल ये एग्जिस्ट नहीं किया पर क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया, पर इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न थे कि दैट की एक ऑल इंडिया फेडरेशन हमें बनाना पड़ेगा। फिर इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न था कि दैट सेंटर की पावर्स को, प्रोविंसेस की पावर को और जॉइंट पावर्स को डिवाइड किया गया इनटू फेडरल लिस्ट, हमारा प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स। रेसिड्यूरी पावर्स यहाँ पे हमारे वाइसरॉय के पास रखी गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेजर इस एक्ट के प्रोविज़न को लेकर देखेंगे कि डायरकी जो थी प्रोविंसेस से ख़त्म कर दी गई थी। डायरकी क्या था प्रोविंसेस के अंदर, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट था। अब इसको ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, उसके साथ ही डायरकी को हमने सेंटर के अंदर अडॉप्ट कर दिया। मतलब अब सेंट्रल लेवल पे हमारे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे, हमारे रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। ठीक है,
उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये भी थर्ड मेजर प्रोविज़न था। अब उसके बाद फोर्थ ये हुआ कि दैट बाईकैमरलिज्म हमारे प्रोविंसेस के अंदर लाया गया। बाईकैमरलिज्म हमने देखा था कि 1919 की एक्ट में सेंट्रल स्तर पे लाया गया था। अब उसी बाईकैमरलिज्म को लोअर हाउस अपर हाउस को हमने 6 प्रोविंसेस में ला दिया। ठीक है, 11 प्रोविंसेस थे, 6 में से अब उनमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर अब एक बाईकैमरलिज्म था। ये 6 प्रोविंसेस कौन से थे? बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार था, असम था और यूनाइटेड प्रोविंसेस था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाउसेज होने वाले थे इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। पांचवा प्रोविज़न ये आता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया जाता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हमने कैसे एक्सटेंड किया? एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, वुमेन है, लेबरर्स है, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। ठीक है, तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हमने एक्सटेंड कर दिया और एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, एससीज, वुमेन एंड द लेबरर्स, वर्कर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमारे सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए लाया गया था। अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, हमारे लेबरर्स एंड हमारे वुमेन के लिए। उसके बाद छठा मेजर ये आता है कि दैट एक काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था 1858 के एक्ट में, उसको हमने एबॉलिश कर दिया। तो काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया वही था जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करने वाला था, जो कि एक 15 मेंबर का काउंसिल था। अब उसको भी हमने अबॉलिश कर दिया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एक टीम दी गई एडवाइज़र्स की। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक एडवाइज़र की टीम से काम कर रहा था। सातवां ये आता है कि दैट 10% जो पॉपुलेशन थी उनके पास वोटिंग राइट था। ठीक है, उनकी फ्रेंचाइजी उनको मिली थी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 10% जो जनसंख्या थी भारत की, वो उस दौरान वोट डाल रही थी। आठवां एक आरबीआई का इस्टाब्लिशमेंट। इस आरबीआई का ये लक्ष्य था कि वो करेंसी को कंट्रोल करेगी और क्रेडिट ऑफ कंट्री को कंट्रोल करेगी। तो आरबीआई की स्थापना भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही प्रोविज़न है। नौवां मेजर ये प्रोविज़न आता है कि दैट एक इस्टेब्लिशमेंट होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का और एक पीपीएससी का, दैट इज़ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और मोर प्रोविंसेस। तो हमने देखा था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आया। अब 1935 में हमारा एफपीएससी भी आ गया, पीपीएससी भी आ गया और जेपीएससी भी आ गया। 10th मेजर प्रोविज़न ये आता है कि एक फेडरल कोर्ट की स्थापना, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1937। तो ये मेजर 10 प्रोविजंस थे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट थी। मेजर इसके प्रोविजंस हमने प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ओवरऑल ये काफ़ी, इसमें 3 to 1 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल थे। सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशंस की बात कही गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर्स की बात कही गई। सेकंड हमने देखा कि दैट डायरकी को प्रोविंसेस से ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी दे दी गई। इवन सेंटर के अंदर हमने डायरकी को शुरुआत कर दिया। चौथा बाईकैमरलिज्म लाया गया प्रोविंसेस के अंदर। 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर अब डायरकी थी, आपके बाईकैमरलिज्म था। लोअर हाउस, अपर हाउस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, आसाम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेबर के लिए एंड वुमेन के लिए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया जो हुआ था 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, उसको खारिज कर दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो है एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया। फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड जो थी वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन को राइट दिया गया, राइट टू वोट का। फिर एक आरबीआई की स्थापना करी गई फॉर द क्रेडिट कंट्रोल एंड द करेंसी कंट्रोल के लिए। और फिर हमारा एफपीएससी की स्थापना, जेपीपीएससी की एंड जेपीएससी की स्थापना हुई। एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना करी गई 1937 में। तो ये मेजर 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन थे। अब जो थी हमारी आज़ादी क्लोज थी और आज़ादी के लिए जो एक्ट आई थी, दैट वाज कॉल्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हुआ क्या था कि 1947 के दौरान फरवरी 20 की बात है, फरवरी 20 को हमारे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे बाय जून 30, 1948। इसके बाद एक पावर जो थी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी जाएगी और ये अनाउंसमेंट थी। उसके बाद एजिटेशन हुआ, मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट ऑफ
पाकिस्तान की डिमांड शुरू कर दी। और जून 3 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो भी उसको एक्सेप्ट करे और ये उन्हीं पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, सब पे ये लागू नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जून 3 1947 की बात है। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वाइस रॉय थे इंडिया के, वो एक पार्टीशन का प्लान लगते हैं जिसको हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। इस माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट करा और फिर हमारे IML इंडियन मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया और इसको इमीडिएटली इनेक्ट किया गया थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब इस माउंटबेटन प्लान में क्या था जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जिसने फॉर्म लिया 1947 में, सबसे पहली मेजर प्रोविज़न ये थे कि दैट इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल का जो था एंड किया कर दिया गया इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरन स्टेट घोषित किया गया और ये डेट थी 15 अगस्त 1947 को। सेकेंड मेजर प्रोविज़न ये आता है कि दैट इंडिया का पार्टीशन होगा, दो इंडिपेंडेंट स्टेट आएंगे, एक तो डोमिनेंट ऑफ इंडिया होगा, दूसरा डोमिनेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। दोनों को राइट हो गए कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सेसीड कर सकते हैं। ये मेजर सेकंड प्रोविज़न था। तीसरा मेजर प्रोविज़न ये था कि दैट एक वाइस रॉय का ऑफिस जो कि स्थापित हुआ था 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसको एबॉलिश कर दिया गया और हर एक डोमिनेंट के पास अपने खुद के गवर्नर जनरल होंगे जिसको अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश किंग के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनेंट कैबिनेट्स। तो वहीं की ही इलेक्टेड सरकार उनको रिकमेंड करेगी हमारे ब्रिटिश किंग को कि कौन उनका गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। और फोर्थ मेजर प्रोविज़न ये आया कि दैट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी हर एक डोमिनेंट की, उनको राइट दिया गया कि वो खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है और किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट को रिपील कर सकती है, इंक्लूडिंग दिस इंडिपेंडेंट एक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये मेजर प्रोविज़न था, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। फिफ्थ मेजर प्रोविज़न ये आता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को यहाँ पर भी एम्पावर किया जाता है कि वो खुद से अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़ के ऊपर लेजिस्लेशन ला सकती हैं जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता दोनों के द्वारा, ठीक है। तो खुद से अपने वो लॉज बना सकती हैं उनके लिए। कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो एक्ट है, ठीक है, जो कि 1947 के बाद आती है, 15 अगस्त 1947 के बाद आती है, वो तब तक लागू नहीं होगी जब तक वहाँ पे एक लेजिस्लेचर जो होगी वहाँ की उसे अप्रूव नहीं कर देती, ठीक है। उसके बाद मेजर प्रोविज़न ये आया कि दैट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि 1858 की एक्ट के थ्रू ही बना था, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया और उसकी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। फिर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का लैप्स प्रोक्लेम किया गया ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरिया वो भी ख़त्म हो गए। फिर एक ग्रांट फ्रीडम ग्रांट कर दी गई टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, फ्रीडम दी गई कि वो किसी भी डोमिनेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर इंडिया और पाकिस्तान, और वो खुद से इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। नाइन्थ मेजर प्रोविज़न ये आता है कि दैट हर एक डोमिनेंट का जो गवर्नेंस है, उनके जो प्रोविंसेस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही चलता रहेगा जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। डोमिनेंट को ये भी अथॉरिटी दी गई कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी अमेंड कर सकती है। उसके बाद जो ब्रिटिश मोनार्क्स थे उनके राइट को भी डिप्राइव कर दिया गया कि वो जो राइट थे जैसे कि वेटो बिल रिजर्वेशन के तौर पे, ठीक है, जो कि वो भी अब ख़त्म हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की पावर भी, अब गवर्नर जनरल को फुल अथॉरिटी दे दी गई टू असेंट एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो आबादी थी एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स थे जो कि नॉमिनल हेड थे, ठीक है, वो काम करेंगे, जो गवर्नर जनरल सेपरेट डोमिनेंट्स का होगा वो काम करेंगे ऑन द एडवाइस जो कि टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, किसी भी मैटर के ऊपर। फिर जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था, रॉयल टाइटल्स थे किंग ऑफ इंग्लैंड के, वो भी हटा दिए गए और उसके बाद जो सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट था वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, ठीक है, ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो भी मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज से जो भी आपके 15 अगस्त 1947 से पहले से अपॉइंटेड थे, वो उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जब तक वहाँ की सरकार चाहे। और ब्रिटिश रूल जो था वो एंड हुआ एंड पावर ट्रांसफ़र कर दी गई टू सेपरेट डोमिनेंट्स को। लॉर्ड माउंटबेटन हमारी कंट्री के पहले गवर्नर जनरल बने,
ठीक है, और प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और वो हमारा पार्लियामेंट घोषित किया गया। ठीक है, हमारे इंडियन डोमिनेंट का। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की मेजर प्रोविज़न। थोड़ा बैकग्राउंड देखा, क्लेमेंट एटली का रिव्यू, फिर मुस्लिम लीग की पार्टीशन की डिमांड, और फिर माउंटबेटन प्लान, फिर दोनों आईएनसी और कांग्रेस का एक्सेप्टेंस, और फिर उसके बाद एक्ट की प्रोविज़न जैसे कि ब्रिटिश रूल एंडेड, एक पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंट, और एबॉलिशमेंट ऑफ द वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट देयर ओन रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एंड ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा कि दैट लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड दे कैन जॉइन एनी डोमिनेंट आइदर इंडिया और पाकिस्तान और इवन रिमेन इंडिपेंडेंट। और उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर दी डोमिनेंट, जो भी वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलती रहेगी जब तक और जब तक वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाते, और इवन वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको भी पावर थी दैट दे कैन अमेंड दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। एंड उसके बाद हमने देखा कि दैट जीजीआई का जो ऑफिस था वो भी ख़त्म, और उसके बाद गवर्नर जनरल रिस्पेक्टिव डोमिनेंट के आए, हमारी कंट्री का लॉर्ड माउंटबेटन बने, और उनके और सिविल सर्विसेज को लेकर जो भी अपॉइंटमेंट थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, और जो अभी तक सिविल सर्वेंट थे उनको उनके राइट्स मिलते रहे, बेनिफिट्स मिलते रहे। ठीक है, और फाइनली हमारे कंट्री आज़ाद हुई 14-15 अगस्त को, स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट। अब डोमिनेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नए क्रिएट हो गए, दो कंट्रीज़ अलग अलग हो गई। अब उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल बने, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 का पहला पार्लियामेंट बना। ठीक है, सो ये हमारा कुछ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजंस थे। ठीक है, उसके बाद ये सर्टन कैबिनेट था जो कि पहला बना। हमने देखा कि जेल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के भी मिनिस्टर रहे। सरदार पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, बाबू जगजीवन राम लेबर के बने, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के बने, CH बाबा वर्क माइंड एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस, अब्दुल रब निस्तार। ठीक है, ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 की। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट था फ्री इंडिया का 1947 में। तो इसमें से मोस्टली जो नेता थे वो पाकिस्तान चले गए थे, जैसे कि हमारे चंडीगढ़ थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो अब ये पोर्टफोलियो कॉमर्स का चेंज हो गया था आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये हमें नाम याद करने होंगे। ठीक है, दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है।